पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मुद्दे की बात पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के प्लानिंग के बारे में। बिहार में कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसा समय नहीं जहां पर राजनीतिक घटनाक्रम न घटे। हर एक पल, हर एक समय नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी पर हर दल का नज़र रहता है। हर कोई मौके की तलाश में है कि कब नीतीश कुमार कहें कि अब बस बहुत हो गया। तेजस्वी यादव इस मौके में सबसे पहले इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, मौके को लपकना चाहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को सत्ता में आना है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बचाना है। और सत्ता बचेगी कैसे? तो नीतीश कुमार को रोकना होगा। अगर नहीं रुके नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी की सरकार गई। कौन रोक सकता है? आप सबको पता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मुश्किल भरा समय है और बहुत मुश्किल से उनकी सरकार चल रही है। इसके अलावा आरएसएस को साइड करना इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित हो गया। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे भीतर डैमेज किया है ये आप सबको पता है। तो क्या एक बार फिर आरएसएस जैसे संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जाए एक तरीके से कमान संभालने के लिए जो रथ है उस पर अब लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इधर नीतीश कुमार के प्लानिंग को भंडाफोड़ करना है। कौन सा प्लानिंग है? चलिए मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे कि नीतीश का ऐसा कौन सा प्लानिंग है जिस प्लानिंग को समझकर आरएसएस ने अपना गियर बदल दिया है। कौन सा ऐसा प्लानिंग है? क्या नीतीश भागने वाले हैं? नीतीश पार्टी तोड़ने वाले हैं? विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया है? क्या चल रहा है बाबा? देखिए रत्न, हम पिछले कई दिनों से खबर कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं जब इतिहास के पन्नों को पलट कर रहा था, मैंने अपने इतिहास के पन्नों को, मेरे पास कोई लाल डायरी नहीं है, कोई काली डायरी नहीं है, कोई पीली डायरी नहीं है। मेरे पास एक सामान्य सा कॉपी होता है, स्पाइरल हाँ, जिसपे मैं कुछ कुछ लिखते रहता हूँ और ख़ास करके वो हेडलाइन लिखता हूँ जिस हेडलाइन पर हम खबर कर रहे हैं। और हमारे पास जो रिसर्च होता है उसके कुछ पॉइंट्स जो हमारे सूत्रों के द्वारा या फिर कहा जाए हमारे करीबी जो है, अब विभिन्न पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत होती है, उनके बातचीत के आधार पर जो बातें हमारे पास आती हैं उसको नोट कर लेता हूँ कि कितना प्रतिशत मैं सत्य होता हूँ और कितना प्रतिशत जो लोग हमें ये बातें बताते हैं वो हमें कितना बरगलाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं किसी का गुण दोष नहीं निकाल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात हमको बता दें, मुझे या मेरी टीम को बता दें, जिस लाइन पे हम लोग खबर करें और उसका फ़ायदा उनको हो जाए। तो वहाँ भी आपको बहुत सचेत और सजग रहना पड़ता है, क्योंकि आप किसी के कहे के अनुसार कोई खबर अगर कर देते हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी पत्रकारिता हल्की हो जाती है वहाँ। जी। अब जो एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, 15 अगस्त के पहले से ये शुरुआत हुई थी और अब तो लगातार मीडिया चैनल्स में, अखबारों में, खबरों में आप देखते होंगे चर्चा खूब चल रही है। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो आरएसएस मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहा है उसको लेकर के और ज़्यादा चर्चा में है। मैंने 17 जुलाई को एक खबर किया था, जिस खबर में मैंने बताया था कि संभावित कौन कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे। उसमें मैंने कई नाम दिए थे और आपको याद होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की जब बात चल रही थी और कैसे मैनेजमेंट को संभाला जाता है इसकी बात चल रही थी, तो हमने बताया था कि अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं मानते हैं तो उनके एक रिलेटिव है बी पुंदेश्वरी, जो काफ़ी बड़ी नेता हैं और वो आंध्र प्रदेश में हैं भी और वहाँ की भाजपा की अध्यक्ष भी हैं। तो उन्हें जो है वो बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। मैंने तो पहले कहा था कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर चीज़ों को सामान्य करने के लिए, स्थितियों को संभालने के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है लोकसभा का। लेकिन अब जो है उन कई लोगों की चर्चा चल रही है, उसमें उनका भी एक नाम है। मैंने जो 5-6 नाम सुझाए थे, पहले मैं उस पर चर्चा कर लूँ, इसलिए कि ये जरूरी है कि नीतीश की प्लानिंग समझने से पहले आपको भाजपा को समझना पड़ेगा कि आखिर भाजपा और आरएसएस के बीच में चल क्या रहा है। तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि 1998 से लेकर के अब तक
जो वहाँ परंपरा रही है एक व्यक्ति एक पद की, और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के बड़े बड़े दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी के जो रहे हैं, थिंक टैंक रहे हैं, जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इस पद को सुशोभित किए हैं। इसके बाद जो इस बार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर जेपी नड्डा के बाद कौन, क्या एक बार फिर से अमित शाह को बैठाया जाएगा? क्योंकि अमित शाह जिस कार्यकाल में थे उस कार्यकाल में 2019 का चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। बहुत प्रदर्शन अच्छा था। हाँ, देश के गृह मंत्री हैं, तो क्या गृह मंत्री का कुर्सी वो छोड़ना चाहते हैं? वहाँ संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित वो शाह गृह मंत्री की कुर्सी अब छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरा नाम आया था राजनाथ सिंह का, कि जो काफ़ी सबके बीच पॉपुलर हैं, उनका भी नाम आया, लेकिन उनके नाम पर भी नहीं लगा क्योंकि वो रक्षा मंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं और देश को अभी रक्षा मंत्री की ज़रूरत भी है, तो वहाँ भी नाम कट जाता है। इसके बाद के लक्ष्मण का नाम आया था, जो तेलंगाना से आते हैं। साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, और 2029 से पहले परिसीमन भी होना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं रत्नेश, जो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों पे काम कर रही है। तो जो परिसीमन 2028 के आसपास होना है, उस परिसीमन के बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा हुआ है, और मिडिल जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पिछड़ना पड़ा है। अब जीती हुई सीटें भी हारनी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि के लक्ष्मण का नाम उस समय हमने दिया था। इसके बाद सुनील बंसल का, जो राजस्थान से आते हैं, इनका भी नाम हमने सुझाया था कि ये भी अध्यक्ष बनने की सारी अर्हता रखते हैं, लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं योगी और उनके साथ जो इनका संबंध रहा है, और अभी आप हाल फिलहाल में सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चल रहा है, योगी और शाह में नहीं पट रहा है। लेकिन ये जो सुनील बंसल हैं, वो राजस्थान के भले ही हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव में उन्हें 2017 में 80% बहुमत लेकर के आए थे, मतलब 80% सीटें लेकर के आए थे, और इसका आपने देखा कि सरकार भी बनी है। इसके बाद विनोद तावड़े का नाम आया, जो बिहार के प्रभारी हैं। बिल्कुल। इनका भी नाम आ रहा है क्योंकि ये भी लगातार संगठन से जुड़े हुए रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संजय जोशी का नाम आ रहा था, लेकिन इनके नाम को लेकर के चौंकाने वाला नाम ये हो सकता था, क्योंकि इनका जो रिश्ता है संजय जोशी का, वो डायरेक्ट आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ये यस मैन मोदी और शाह के नहीं हैं, ये आरएसएस से आते हैं, और उस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कड़क है। और इनको लाने के पहले आपको बता दें कि बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए इनके नाम पर भी अभी विराम लगा हुआ है। ओम माथुर की बात करें तो ये विश्वासी हैं, और यूपी में ये भी बेहतर काम कर चुके हैं। यूपी में जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को अच्छा खासा, या यूपी बैकग्राउंड के जो रहे हैं उन लोग को ज़्यादा ये समझा जाता है कि सांगठनिक रूप से वो बेहतर होंगे, क्योंकि आरएसएस से उनकी नजदीकियां जी, और एक बड़ा राज्य भी है जिसको लेकर के भी कहा जाता है कि। इसके बाद राधा मोहन सिंह का नाम भी हमने बताया था, और राधा मोहन सिंह वरिष्ठ भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। इस बीच में जो नाम हमसे छूट गए थे वो महिलाओं के नाम थे। अब एक तरफ हमने बताया कि परिसीमन होना है, उसको ध्यान में रखते हुए, तो दूसरी तरफ मैं ये भी बता रहा हूँ कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नरेंद्र मोदी ने कानून बन चुका है। बिल्कुल। अब ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, तो इसको 2029 से इम्प्लीमेंट करना है, यानी परिसीमन के बाद कहा गया था कि किया जाएगा, यानी 2 बातें। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं, जो बिहार सहित अन्य कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर नहीं है, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है कि उनके साथ नीतीश कुमार हैं, या उनके साथ बी पुंदेश्वरी जैसे लोग हैं, नेता हैं, या और भी कई कारण होंगे जो उनके एलाइज पार्टनर हैं, उनके चलते महिलाएं वहाँ वोट करती हैं। तो इस चीज़ को भी, इस भ्रांति को भी तोड़ना है, इसलिए महिला का अब तक कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं रहा है, इसलिए भी ये हक बनता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का भी नाम बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा था, लेकिन आप समझ सकते हैं उनका भी नाम चल रहा था, अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा था। मैंने तो देखा कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उनको बधाई भी दे दिया है। तो ये सभी चीज़ें चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से आरएसएस, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के बयान और भाषण जो थे 15 अगस्त के, उसको आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा संतुलित था।
उसके पीछे कारण आरएसएस था। मैंने आपको बताया था, याद है, आप ही के साथ मैं बिल्कुल, कवर कर रहा था, बहुत तो मैंने बताया था कि आरएसएस ने 15 अगस्त से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं को बुला करके और वहाँ एक बैठक करके ये तय किया था कि आगे हमको करना क्या है, और एक टाइम फ्रेम भी तय किया गया था। इसकी भी हमें सूचना मिली थी। सूचना क्या मिली थी? जो उड़ती उड़ती खबर है, भीतर खाने से जो खबरें हमारे पास तक चल करके आती है, उसके आधार पर हम कोई उसको खूंटा नहीं ठोक रहे हैं और ना हम ठप्पा लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही है। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसी भी राज्य से या केंद्र की सरकार हिलती डुलती है या संकट में आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और तेजी से नीचे गिरेगा। क्योंकि अभी अभी 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, 2 राज्यों में चुनाव और होने हैं, और कहा जा रहा है कि बिहार में भी चुनाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि जहां वो है उसको संभाल करके रखे और उसको मुस्तैदी के साथ बना करके रखे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और उसका जो रिसर्च टीम है, जो सर्वे एजेंसियां उसकी है, ज़्यादा मेहनत करना, उसको मेहनत करके उसने जो फीडबैक दिया है, उस फीडबैक के हिसाब से एक नए एग्रीमेंट के तहत, नई सोच के तहत, और अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ सेक्रीफाइस करके भी सरकारों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़े, आरएसएस को जो भी एक्शन लेना पड़े वो लेने के लिए आरएसएस तैयार कर चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी नाम हमने आपको बताए, इसमें कुछ लोग तो मौजूद थे, जैसे राजनाथ सिंह, BL संतोष, दत्तात्रेय हसबोले, अरुण कुमार, ये सभी आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग बैठ करके एक मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग की एक नहीं 2-2, 3-3 कड़ियां हो चुकी हैं, और उसी के आधार पर हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई है। उस बैठक को लेकर के भी जो एग्रीमेंट और जो रास्ता आरएसएस ने सुझाया है, उस रास्ते पर चर्चा होगी। विभिन्न राज्यों से फीडबैक लिए जाएंगे कि आपके यहाँ सरकार बिहार से भी गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, मैंने प्रदेश अध्यक्ष का तो एक पैर वहाँ एक पैर यहाँ रह रहा है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उनकी जिम्मेवारियां, जवाबदेहियां बढ़ गई हैं। इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आरएसएस जो जिस तरह से काम करती है, और आरएसएस जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्लानिंग बनाती है, वो प्लानिंग हमेशा आरएसएस का बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और उस प्लानिंग को देखते हुए सारा कुछ उसी प्लानिंग के तहत आज जो वर्तमान आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है, वो शुरुआत उसकी आरएसएस से ही हुई है। आरएसएस ने सारा रिसर्च करके दिया, सारा प्लान करके दिया। आपको बताया कि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता है जो मास्टर है। और सांसदों के चुनाव में भी हस्तक्षेप रहा है आरएसएस का कि सांसदीय अगर व्यक्ति को सांसदीय लड़ाया जाए तो शायद यहाँ से इनका फीडबैक अच्छा, ये जीत जाएंगे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें 2019 तक हुई हैं, लेकिन 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, उसके जो शीर्ष नेता हैं, उनको लग रहा था कि अब सब कुछ मेरे ही बदौलत हो रहा है, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा कि सत्ता में बने हुए तो जरूर है, लेकिन सीटें उतनी नहीं आई कि अपने दम पर वो आगे का रणनीति बना सकें। और भारतीय जनता पार्टी को जो वादा किया है इस देश की जनता से, उस वादा को पूरा करने के लिए, उन कानूनों को लाने के लिए ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से रहे। क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि एक कानून जो बनने की स्थिति में था, उसका बिल पास की सदन के पटल पर रखा भी गया था, वक्फ बोर्ड वाला, उस कानून को जेपीसी को भेजना पड़ा आपको। तो इन सारी चीजों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि कबड्डी का खेल आपने देखा है, खेला भी है, तो कबड्डी आपने खेला भी है, और कबड्डी आज के डेट में क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल होता जा रहा है। क्योंकि मैंने अभी अभी देखा है, ऑक्शन हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए एक एक प्लेयर को मिला है, 2.5 करोड़ के आसपास तक मामला गया है एक प्लेयर का लीग खेलने के लिए। प्रो कबड्डी लीग होता है उसको खेलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिस खेल में आप देखिए कि एक प्लेयर को भेजा जाता है दूसरे टीम में कि वो उस टीम का वजन पता करके आए शुरुआत में, और वो जाता है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए फिर पहले तो बक लाइन पार करता है, उसके बाद फिर आपको बोनस लाइन पार करने की कोशिश करता है। अगर बोनस लाइन पार करके वो आ जाता है तो कहा जाता है कि अगली टीम जो है कमजोर है, उस पर अब धावा बोला जा सकता है, रेड भी किया जा सकता है और ट्रैप भी किया जा सकता है। अगर वो रेड करने आए तो उसको पकड़ भी लिया जा सकता है और अपने रेड करके उसको आउट भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है
वो इसी कबड्डी के खेल में अपने आप को उतार चुकी है। अब वो अपने प्लेयर्स को भेज करके मार के आया तो बहुत अच्छा, बोनस पॉइंट बना के आया तो बहुत अच्छा, अगर मर गया तो उसको साइड करके फिर दूसरे प्लेयर को मौका दिया जाएगा। और ये आप मान के चलिए कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो प्लानिंग चल रही है, अब नीतीश कुमार की प्लानिंग पर थोड़ा सा मैं दे दूं, बहुत सारी बातें तो मैं कह ही चुका हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि नीतीश कुमार 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेकर के काफ़ी भरोसा के काबिल नहीं है। मैं पंचनामा में सुन रहा था, संपादक नमन मिश्रा जी बता भी रहे थे कि नीतीश कुमार की सारी अच्छाइयों पर उनकी एक बुराई या फिर एक रणनीति, जो हालांकि नीतीश कुमार की दृष्टि से और सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर रणनीति है कि वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल देना, ढाल देना, चेंज हो जाना। नीतीश कुमार की ये रणनीति हमेशा काम की है, जिसके कारण 19 साल से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। तो ऐसी स्थिति में उस रणनीति को आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की यही जो अच्छाई है, यही उनकी कमजोरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। इंडिया गठबंधन ने भरोसा नहीं किया, जिसके कारण उनके हाथ में कमान नहीं दी गई, नहीं तो आज देश में परिस्थितियां बदल सकती थी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर भी रखा जा सकता था। ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन संभावना जिस तरह का आंकड़ा आया है उससे लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार उधर होते तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते थे। हो सकता है नहीं भी आ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से काम किए और उनका जो फार्मूला था, उस फार्मूले पर अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सहमति होती तो शायद आज का सरकार इंडिया गठबंधन नहीं, नीतीश कुमार देखिए, कांग्रेस की सहमति तो तब होती ना जब नीतीश कुमार भरोसे के काबिल होते। नीतीश कुमार पर तो भरोसा ही नहीं है, वो भी जानते थे कि भरोसा नहीं, निश्चित रूप से नहीं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं था। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार कई बार गए हैं और कई बार लालू प्रसाद से कहा गया कि इनका ट्रस्ट आप लेते हैं, इनका भरोसा लेते हैं, गारंटी लेते हैं। लालू प्रसाद ने हाथ खड़ा कर दिया है और यही कारण है कि आप देखिए कि नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। अब ये सारी स्थितियां परिस्थितियां तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी ललन सिंह ने जिस तरह से सदन में किया और उसको लेकर के उनके पार्टी के भीतर जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हिले हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ करवा रही है। दूसरा, केसी त्यागी का बयान, ये नीतीश कुमार को और ज़्यादा ही करता है कि भाई वो केसी त्यागी बैठे बैठे वहाँ दिल्ली में जदयू की बात करते करते एक बार ममता बनर्जी पर पहुँच गए। और ममता बनर्जी पर कब पहुँचे? जब ममता बनर्जी का दूत आकर के बिहार में लालू प्रसाद से मिलता है और हमारे जो गुप्तचर बता रहे गुप्तचर आजकल कहा जा रहा है, तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कोशिश की गई नीतीश कुमार से भी बातचीत करके मामले को फिर से एक बार अपने पक्ष में करने की। लालू जी ने पूछा कि काम अनबा। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार, वक्त की मांग और नीतीश कुमार का फैसला क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो बाकी के बचे हुए 2 राज्यों के तो चुनाव की घोषणा हो गई, क्या बचे हुए जो 2 राज्यों के चुनाव हैं उसके साथ साथ बिहार का चुनाव कराया जाए, क्या बिहार विधानसभा भंग किया जाए? और ये सारी संभावनाएं जितनी भी आ रही हैं, उन संभावनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए आरएसएस ने एक प्लान बनाया है और उसके लिए वो जिस राज्य में जिसके साथ उसकी संयुक्त सरकार है, उस राज्य के मुखिया को या संयुक्त सरकार में शामिल दल को किन से बेहतर रिश्ता है, किन से बेहतर सामंजस्य बिठाया जा सकता है, उसकी कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि अभी 2029 तक हर हाल में सरकार चलाना है, परिसीमन की बात अभी चल रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं। और इन 2 राज्यों में चुनाव करके, मैंने पहले भी बताया था कि उंगली डाल करके आप पानी का जो तासीर चेक करते हैं, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो चेक करने की कोशिश। कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी आंदोलित कर सकते हैं, सरकार कभी भी गिर सकती है। उधर चंद्रबाबू नायडू की भी हसरतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरफ से रखने के लिए, और एक बार फिर से वी पुंदेश्वरी का नाम जो मैंने बताया था, वो हो सकता है कि आगे चंद्रबाबू नायडू दाएं बाएं नहीं हो, उसके चलते वी पुंदेश्वरी के हाथ में कमान दिया जा सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो बहुत कुछ असर नहीं पड़ना है, और अगर नीतीश कुमार वास्तव में डरे हुए हैं कि उनके 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक नया रास्ता बना रही है और आरएसएस ने उसी पर लगाम कस के चाबी ऐंठा है। चलिए देखिए, तो ये मुद्दे की बात थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा किसी को नहीं है। इस वजह से आरएसएस चाहता है कि अगर देश भर में
अन्य राज्यों में बिहार के साथ साथ अगर बीजेपी की सरकार रहना चाहती है, अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो आरएसएस इसके लिए तैयारी अंदर अंदर कर रही है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें बदलाव होने वाला है। कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? कई नाम जो बाबा बता रहे थे, महिलाओं को इस बार तवज्जो देना है। और बिहार में भी चौंकाने वाला फैसला हुआ है। बिल्कुल, बिहार में भी हुआ है चौंकाने वाला फैसला। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। आगे चर्चाएं इस पर लगातार हम जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।